हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज एनवायरनमेंट बाय शंकर IAS अकेडमी। और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 5, जो कि है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर। तो काफ़ी लंबा चैप्टर ये भी रहने वाला है, तो इसको भी आज हम लोग पार्ट 1 में स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन वगैरह आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, चैप्टर अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक ऐसा चैप्टर है, या मैं कहूँगा एक ऐसा टॉपिक है जिसके साथ हम लोग एक अपनी जो डे टू डे लाइफ है उसको इससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पॉल्यूशन एक इस तरीके की प्रॉब्लम है जिसको हम लोग रोज़ अपनी डेली लाइफ में फेस करते हैं। तो किस तरीके से है, क्या क्या चीज़ें इसमें है, किस तरीके से इसको कम किया जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इट्स एन अनडिज़ायरेबल इफेक्ट, तो कम करना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि पॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज एन एडिशन और एक्सेसिव एडिशन। ठीक है, इसका मतलब कुछ चीज़ ऐड हो रही है या फिर जुड़ रही है या फिर एक्सेसिव मात्रा में ऐड हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐड हो रही है। किस चीज़ का ऐड होना है? ऑफ सर्टेन मटीरियल्स टू द फिजिकल एनवायरमेंट। ठीक है, ये जो सर्टेन मटीरियल्स हैं यही कहलाते हैं क्या? पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, यही कहलाते हैं पॉल्यूटेंट्स। ठीक, और कहाँ पर ऐड हो रहे हैं? जो फिजिकल एनवायरनमेंट है हमारा उसमें, जैसे कि वाटर है, एयर है, लैंड है। ठीक है, मेकिंग इट लेस फिट और अनफिट फॉर लाइफ। या तो हम कह सकते हैं कि उसकी फिटनेस कम हो रही है या फिर वो पूरी तरीके से ही अनफिट हो रहा है। ठीक है, ये बात आप समझ गए कि पॉल्यूशन का मतलब क्या है, कि कुछ सर्टेन मटीरियल्स जिनको पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है उनका एडिशन होना किसमें? फिजिकल एनवायरनमेंट में, चाहे वो वाटर है, चाहे वो लैंड है, चाहे वो सॉइल है या फिर एयर है। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट है हमारा, ये लेस फिट बन रहा है या फिर ये अनफिट बन रहा है। ठीक, एज पर ऑडम इन 1971, ये ऑडम कौन है? ही वॉज एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, हिज नेम वॉज ऑयगेन ऑडम। ठीक है, इन्होंने 1971 में पॉल्यूशन को डिफाइन किया है। किस तरीके से? इन्होंने बोला था कि पॉल्यूशन इज एन अनडिजायरेबल चेंज। पहली बात तो यह है कि एक अनडिजायरेबल चेंज है। ठीक है, कोई भी नहीं चाहता कि पॉल्यूशन हो। ठीक है, इसलिए अनडिजायरेबल है। कहां पर चेंज है? इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर एयर, लैंड एंड वाटर। तो एयर, लैंड एंड वाटर तो हमारा वही फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, उसके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में चेंज होना। ठीक है, और उस चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि दैट मे और विल हार्मफुली अफेक्ट ह्यूमन लाइफ और दैट ऑफ डिजायरेबल स्पीशीज। ठीक है, कि जिससे ह्यूमन लाइफ को हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है, यानी कि ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या हो रहा है? बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, और ना सिर्फ ह्यूमन लाइफ के ऊपर बल्कि बाकी जो डिजायरेबल स्पीशीज हैं, जैसे कि प्लांट स्पीशीज हैं, एनिमल स्पीशीज हैं, इनके ऊपर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है उसके ऊपर भी पड़ रहा है, लिविंग कंडीशंस के ऊपर और कल्चरल एसेट्स, इन सभी के ऊपर जो है वो क्या पड़ रहा है? हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है। किसकी वजह से? जो हमारा फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, एयर एंड वाटर में क्या हो रहा है? अनडिजायरेबल चेंज आ रहा है उसकी वजह से। और वही अनडिजायरेबल चेंज क्या है? दैट इज ओनली पॉल्यूशन। ठीक, तो ये डेफिनेशन आप लोग अगर कहीं भी चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं, तो इसलिए आप इसको चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं पॉल्यूटेंट्स क्या है। मैंने आपको बताया जो सर्टेन मटीरियल्स है, ठीक है, जो ऐड होने से एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन होता है, दैट आर नोन एज पॉल्यूटेंट्स। अब ये क्या होता है? देखिए, पॉल्यूटेंट्स आर द मटीरियल्स और फैक्टर्स विच कॉज एडवर्स इफेक्ट ऑन द नेचुरल क्वालिटी ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, कि एनवायरनमेंट के, पर्यावरण के जो भी नेचुरल क्वालिटी है, किसी भी कंपोनेंट की जो नेचुरल क्वालिटी है, कंपोनेंट क्या हो गए? वही जो फिजिकल कंपोनेंट है हमारे एयर, वाटर, लैंड, उसकी जो नेचुरल क्वालिटी है, उसको जो भी फैक्टर्स या जो भी मटेरियल्स उस पर एडवर्स इफेक्ट या फिर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, उनको कहा जाएगा पॉल्यूटेंट्स। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो पॉल्यूशन कर रहे हैं वो कहलाएंगे पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स, जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं,
ठीक है, जो हमारे ऑटोमोबाइल्स है, व्हीकल्स वगैरह है, उनसे जो धुआं निकल रहा है, जो स्मोक निकल रहा है, वो क्या है? दैट इज अ पॉल्यूटेंट। ठीक है, फैक्ट्रीज से जो केमिकल्स निकल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ पॉल्यूटेंट। न्यूक्लियर प्लांट से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकल रहा है, वो भी पॉल्यूटेंट है। घरों से सीवेज निकल रहा है, वो भी पॉल्यूटेंट है। ठीक है, और जो डिस्कार्डेड हाउस होल्ड आर्टिकल्स हैं, ठीक है, मतलब जो घर से हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं इट्स काइंड ऑफ अ सॉलिड वेस्ट। ठीक है, और ये सॉलिड वेस्ट जो है एक काफी बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में बन चुकी है। इसी को लेकर एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आज की डेट में इमर्ज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सॉलिड वेस्ट से अगर आप समझें तो मैं अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा चीज बताऊं, सॉलिड वेस्ट मतलब जो आप समझिए कि जो सूखा और गीला कूड़ा है, ठीक है, मतलब जो सॉलिड है वो, जैसे सीवेज की अगर हम बात करें तो सीवेज कैन बी ट्रीटेड एज अ लिक्विड और अ सेमी लिक्विड। ठीक है, लेकिन सॉलिड वेस्ट मतलब आप समझिए जो घरों के बाहर या जो कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि कूड़े का ढेर लगा रहता है, दैट इज अ सॉलिड वेस्ट। अब उससे समस्या क्या है? उससे सबसे पहली बात तो यह है कि लैंड पोल्यूशन तो हो ही रहा है। ठीक है, साथ ही साथ वो जो सॉलिड वेस्ट है वो समय के साथ साथ क्या होगा? सड़ेगा, उस पर पानी पड़ेगा समझ लीजिए, तो वो सड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर नहीं भी पानी पड़ता तब भी वो सड़ेगा, डिग्रेड तो वो करना ही करना है, डीके करेगा। अब वो डीके करेगा तो उससे हार्मफुल गैसेस निकलेंगी। वो हार्मफुल गैसेस फिर आपकी कहां जाएंगी? एनवायरनमेंट में जाएंगी, एयर में घुलेंगी, तो उससे एयर पोल्यूशन भी होगा। और साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि अगर कभी उसमें पानी वगैरह ज्यादा पड़े, मान लीजिए बरसात के दिनों में वो कहीं बह जाता है, और बहने की वजह से क्या है कि वो किसी और मेन स्ट्रीम में, किसी नदी में या किसी इस तरीके की छोटी स्ट्रीम वगैरह में जाकर वो कूड़ा डिस्चार्ज हो जाता है, तो वहां पर फिर वाटर पॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप समझिए कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की डेट में बना हुआ है, और इसको मैनेज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये हमें लगता है कि ये कूड़े का ढेर अगर हमारे घर के बाहर या कहीं भी, क्योंकि जनरली आज की डेट में क्या है कि थोड़ा बहुत इस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि घरों में कूड़ा कलेक्ट करने के लिए वैन्स वगैरह बनाई जाती हैं। ठीक है, मतलब वैन्स वगैरह आती हैं म्यूनसिपैलिटीज वगैरह की, लेकिन कहीं कहीं पर इस तरीके की व्यवस्था आज भी नहीं है। तो वहां पर क्या होता है कि घर के बाहर या मोहल्ले के बाहर या गली के बाहर इस तरह कूड़े का ढेर वगैरह रहता है। ठीक है, तो उस कूड़े के ढेर वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके की काफी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, लैंड पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, किस तरीके से एयर पॉल्यूशन भी हो सकता है, किस तरीके से वाटर पॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, और बाकी वहां का आपको पता है कि जहां पर भी इस तरह कूड़े का ढेर वगैरह लगा होगा वहां पर से गुजरना अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो सॉलिड वेस्ट को लेकर है। हालांकि इसको बाद में कभी अगर होगा तो हम लोग फिर अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ही जानिए कि जो डिस्कार्डेड हाउस होल्ड आर्टिकल्स हैं जो एक सॉलिड वेस्ट कंस्टिट्यूट करते हैं, ये भी एक तरीके के पॉल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ क्लासिफिकेशन कर लेते हैं इन पॉल्यूटेंट्स का। सबसे पहला दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्म इन विच दे परसिस्ट आफ्टर रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है, अब ये एनवायरनमेंट में रिलीज हो गए, उसके बाद ये वहां पर किस तरीके से परसिस्ट करते हैं या फिर रहते हैं। ठीक, इसमें दो कैटेगरी है, पहला होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक, प्राइमरी पॉल्यूटेंट का मतलब है कि ये एनवायरनमेंट में उसी तरीके से रहते हैं जिस तरीके से ये रिलीज हुए हैं या ऐड हुए हैं। ठीक, इनका कोई फॉर्म चेंज नहीं होता, जैसे कि डीडीटी है। ठीक है, डीडीटी क्या होता है? डीडीटी इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक, या फिर प्लास्टिक है, ये कोई डिग्रेड नहीं हो रहा है, इसका कोई फॉर्म चेंज नहीं होगा, तो दीज आर नोन एज प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। ठीक, इसके बाद सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के इंटरेक्शन से बनते हैं, जैसे कि आपका पेन है, दैट इज परऑक्सी एसिडाइल नाइट्रेट। ठीक है, ये कैसे बनता है? जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन है उनके रिएक्शन से। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन जो हो गए ये क्या है? दीज आर योर प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, और इनके रिएक्शन होने की वजह से, इनके इंटरेक्शन होने की वजह से जो पॉल्यूटेंट्स बनते हैं दे आर नोन एज योर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, पहला तो ये है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू देयर एग्जिस्टेंस इन नेचर, कि नेचर में, प्रकृति में ये किस तरीके से पाए जाते हैं। पहला है क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स का मतलब क्या होता है कि कुछ इस तरीके के हमारे सब्सटेंसेस होते हैं जो एनवायरनमेंट में या जो नेचर में हमेशा पाए जाते हैं। ठीक है, और हमेशा अगर हम उनकी बात करें तो वो पॉल्यूटेंट्स नहीं है। अगर उनकी मात्रा एक सर्टेन लेवल से ज्यादा हो जाती है एनवायरनमेंट में या नेचर में, तब हम कहेंगे कि ये पॉल्यूटेंट है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि हमेशा प्रेजेंट है एयर में, अगर नेचुरल सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हमेशा है, लेकिन इसीलिए ये हमेशा पॉल्यूटेंट नहीं कहलाएंगे। ये तब पॉल्यूटेंट कहलाएंगे जब एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा जो है वो इनकी मात्रा हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज यहां पर लिखी गई है कि दीज अकर इन नेचर एंड बिकम पॉल्यूटेंट व्हेन देयर कंसंट्रेशन रीचेस बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड लेवल। ठीक है, जो एक हायर लिमिट होगी, जो एक अपर लिमिट होगी, जिसको थ्रेशोल्ड लेवल बोला गया है, उससे ज्यादा जब इनकी कंसंट्रेशन हो जाएगी
तब इनको कहा जाएगा कि ये पॉल्यूटेंट्स। अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड अगर अपने आप में देखा जाए तो वो एज सच पॉल्यूटेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको वैसे ही पता है कि प्लांट वगैरह को उसकी जरूरत होती है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज के लिए, और हम हमेशा ही ह्यूमन एक्टिविटीज है या जो भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा रिलीज होती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में एक तरीके से आप कहेंगे कि पॉल्यूटेंट नहीं है, लेकिन इसकी मात्रा, इसकी जो कंसेंट्रेशन है, इसका जो अमाउंट है, वो एक अपर लिमिट या थ्रेशोल्ड लेवल से अगर ज्यादा हो जाएगी तब उसको कहा जाएगा दैट इट हैज बिकम अ पॉल्यूटेंट, ठीक है। इसके बाद कुछ होता है क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स का मतलब है कि ये नेचर में नहीं पाए जाते हैं और ये मैनमेड है, और इनका होना मात्र ही आप कह सकते हैं कि ये पॉल्यूटेंट है। इनका कोई कंसंट्रेशन का लेवल वगैरह वाली बात नहीं है, जैसे कि फंगीसाइड्स है, हर्बिसाइड्स हैं, डीटीटी है। अब ये नेचर में नहीं पाए जाते, ठीक है। डीटीटी आपको नेचर में नहीं मिलेगा, इसका मतलब डीटीटी अगर थोड़ा सा भी मात्रा में प्रेजेंट है तो देन इट इज अ पॉल्यूटेंट, ठीक है। यहां पर कंसंट्रेशन का कोई भी रोल नहीं है, मतलब कितनी भी कंसंट्रेशन हो, कम से कम भी ये पॉल्यूटेंट कहलाएगा। इसके बाद अगला है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ डिस्पोजल, कि किस तरीके से इनको डिस्पोज किया जा रहा है, इनका नेचर ऑफ डिस्पोजल क्या है, उसके हिसाब से पहला बनता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब है जो माइक्रोब्स द्वारा, ठीक है, जो माइक्रोब्स द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, डिग्रेड कर लिए जाते हैं, जैसे कि सीवेज। और कुछ ऐसे होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल विच आर नॉट डिकम्पोज बाय द माइक्रोबायल एक्शन, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, डीडीटी, सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ये सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स इस तरीके के हैं कि जो माइक्रोब्स द्वारा, ठीक है, जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं उनके द्वारा ये डिकम्पोज नहीं किए जाते, तो दे आर कंसिडर्ड एज योर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, ठीक। इसके बाद अगर हम ओरिजिन की बात कर ले कि कहां से ये आ रहे हैं, तो इट कैन बी नेचुरल एंड इट कैन बी एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक इज नथिंग बट योर मैन मेड, ठीक है। मैन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। नेचुरल जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए, इट्स अ नेचुरल, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक आप जैसे मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, या कार्बन मोनोऑक्साइड आप नहीं कह सकते, आप कहिए नॉक्स है, ठीक है, बेटर रहेगा नॉक्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, या फिर आप सॉक्स भी कह सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड्स है, सल्फर ऑक्साइड्स है। जब आपके वैक्यूलर एमिशन वगैरह होता है, जब आपका इंडस्ट्रियल एमिशन होता है, तो वहां से इस तरीके के निकलते हैं, तो दे कैन बी क्लासिफाइड एज अ मैन मेड, ठीक है, या फिर एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन होने के कारण क्या क्या है, हमने पॉल्यूशन क्या होता है ये समझ लिया, ठीक है। इसके बाद हमने ये समझ लिया कि पॉल्यूशन होता किसकी वजह से, यानी कि पॉल्यूटेंट्स की वजह से। तो पॉल्यूटेंट्स क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स के क्लासिफिकेशन क्या क्या है। अब हम ये समझते हैं कि कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन क्या है, मतलब ब्रॉड एक्टिविटीज ऐसी क्या है जिनकी वजह से पॉल्यूशन या प्रदूषण होता है, ठीक है। सबसे पहला है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। देखिए अभी तक हम लोगों ने पॉल्यूशन को कोई क्लासिफाई नहीं किया, मतलब अभी तक हम एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन में नहीं आए हैं। अभी तक हम जो ये पॉल्यूशन टर्म की बात कर रहे हैं ये इन जनरल है, ठीक है। तो यहां पर भी जो ये कॉजेज दिए गए हैं इनको आप जनरल समझ के चलिएगा, मतलब ये एयर से भी हो सकता है, वाटर से भी हो सकता है, लैंड से भी हो सकता है, ये तीनों पॉल्यूशन को जो है वो लेके चलेगा, ठीक है। अनकंट्रोलेबल ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन। अब अगर ह्यूमन पॉपुलेशन जो मानव जाति है उसकी अगर संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो क्या होगा, तो पॉपुलेशन होगा या नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब आप अगर चीजों का यूटिलाइजेशन ज्यादा करेंगे, ठीक है, पहली बात तो देखिए इसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से समझिएगा कि ह्यूमन पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो क्या होगा, हमें ज्यादा क्या चाहिए, फूड ज्यादा चाहिए, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ज्यादा चाहिए। उसके लिए ज्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करना पड़ेगा, ज्यादा फर्टिलाइजर वगैरह यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तो वहां पर पॉल्यूशन है। ज्यादा व्हीकल्स का यूज होगा, ज्यादा व्हीकल्स का यूज होगा तो फिर से पॉल्यूशन ज्यादा होगा। ज्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बढ़ेंगी क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उसकी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, उसकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ज्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, उससे भी पॉल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगला है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। अर्बनाइजेशन से भी होगा। अर्बनाइजेशन से कैसे होगा, अर्बनाइजेशन का ऑब्वियसली मतलब है कि अगर शहर बढ़ रहे हैं, ठीक है, शहरीकरण हो रहा है, तो वहां पर फिर एक्टिविटीज चेंज है। शहरीकरण का मतलब क्या है कि आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज चेंज हो रही हैं, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज पहले मान लीजिए कोई रूरल एरिया था, छोटा सा क्षेत्र था, वहां पर लोग जो है साइकिल से चल के जा सकते थे, ठीक है, कोई इस तरीके के जो कार्ट्स वगैरह होते थे उनसे चल के जा सकते थे। अब अर्बनाइजेशन हो गया है, एरिया बढ़ गया है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हैवी व्हीकल्स का यूज करना पड़ेगा, मोटर व्हीकल्स का यूज करना पड़ेगा, तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर, अब वही बात है कि अगर हम
प्रकृति का ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं तब भी होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम अर्बनाइजेशन करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए अगर हमें ज़्यादा ज़मीन चाहिए, ज़मीन के लिए हम क्या करेंगे, हम पेड़ काटेंगे। पेड़ काटेंगे तो उससे क्या है कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो रिप्लेनिशमेंट की एक कैपेसिटी है नेचर की, ठीक है, हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं, तो उससे भी पॉल्यूशन बढ़ेगा। ठीक है, फॉरेस्ट फायर हो रही है, इससे भी कहीं ना कहीं वही होगा कि पेड़ों को नुकसान है, तो वहां पर भी उससे भी पॉल्यूशन बढ़ेगा। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बढ़ेंगे, इससे भी है। वॉल्केनिक इरप्शंस होगा तो इससे भी क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन से जनरली एरोसोल्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, एरोसोल्स वगैरह जो है वो एयर में चले जाते हैं, तो उससे भी पॉल्यूशन बढ़ेगा। स्ट्रॉन्ग विंड्स अगर है, स्ट्रॉन्ग विंड से कैसे बढ़ेगा, अब स्ट्रॉन्ग विंड से पॉल्यूशन ऐसे बढ़ेगा कि मान लीजिए किसी एक जगह पे, एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, मान लीजिए किसी जगह पे आग लगी हुई है, ठीक है, किसी जंगल में ही मान लीजिए चलिए आग लगी हुई है, और वहां पर बहुत तेज क्या हो रहा है, धुआं उठ रहा है। अब अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं है, यानी कि अगर विंड्स है, काम विंड्स हैं, तो वो धुआं बहुत ज्यादा दूर तक नहीं फैलेगा। ठीक है, तो पॉल्यूशन तो भले ही है, लेकिन वो सिर्फ उसी रीजन में क्या रहेगा, कंसंट्रेटेड रहेगा। अब अगर स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है तो वो पॉल्यूशन जो धुआं है वो ज्यादा दूर तक फैल सकता है, तो उससे क्या होगा कि पॉल्यूशन बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो विंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स, वो भी पॉल्यूशन को बढ़ाने में, या हम कह सकते हैं कि उसको ज्यादा दूर तक या ज्यादा बड़े एरिया में फैलाने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एयर पॉल्यूशन की। ठीक है, यानी कि वायु प्रदूषण। चलिए, सबसे पहला क्या है, एयर पॉल्यूशन जो है इज एग्रीवेटेड बिकॉज ऑफ द 4 डेवलपमेंट्स। एग्रीवेटेड का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, कि ये 4 तरीके के जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इनकी वजह से एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग ट्रैफिक। अब ट्रैफिक अगर इंक्रीज हो रहा है तो मैंने आपको बता दिया, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा व्हीकल्स अगर चलेंगे तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। ठीक है, उनसे एग्जॉस्ट वगैरह ज्यादा निकलेगा, धुआं ज्यादा निकलेगा, तो उससे पॉल्यूशन बढ़ेगा। सिटीज अगर बढ़ रही हैं तो फिर वही बात हो गई कि अगर सिटीज बढ़ रही हैं तो इनडायरेक्टली वही चीज है कि ट्रैफिक बढ़ेगा। ठीक है, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब सिटीज अगर बढ़ रही हैं, ज्यादा लोग अगर रह रहे हैं, तो उनकी डिमांड को, उनकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी। ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो फिर से पॉल्यूशन बढ़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, पॉल्यूशन को बढ़ा रही हैं। इसके बाद द प्रेजेंस इन द एटमोस्फेयर ऑफ 1 or more contaminants in such quality and for such duration as it is injurious or tends to be injurious to human health or welfare, animal or plant life। ठीक है, एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या है कि एटमोस्फेयर में किसी एक ऐसे कंटेमिनेंट का प्रेजेंट होना, किसी एक या एक से ज्यादा, ठीक है, कंटेमिनेंट का प्रेजेंट होना, कितना प्रेजेंट होना, किस क्वालिटी में उसका प्रेजेंट है और कितने ड्यूरेशन तक वो प्रेजेंट है। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है वो डिसाइड करेंगे कि पॉल्यूशन कितना है। ठीक है, और वो जो है, जो उसका क्वालिटी है या ड्यूरेशन है, वो इस तरीके की हो कि वो ह्यूमन हेल्थ के लिए, प्लांट और एनिमल लाइफ के लिए क्या है, इंजूरियस है। इंजूरियस मतलब हानिकारक है। ठीक है, अगर ये सारी की सारी कंडीशंस बन रही है तो फिर हम कहेंगे कि एयर पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, इसीलिए सबसे पहला वर्ड यहां पर जो दिया गया है, दैट इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर का मतलब आप लोगों को पता है क्या है, रिलेटेड टू एयर। ठीक, इट इज द कंटेमिनेशन ऑफ एयर बाय द डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। कि हार्मफुल सब्सटेंसेस को अगर हम एयर में रिलीज कर रहे हैं, एटमोस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। ठीक है, एयर पॉल्यूशन से नुकसान क्या क्या है, एयर पॉल्यूशन कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स, डैमेज द एनवायरमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है, एनवायरमेंट को डैमेज कर सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स इससे हो सकती हैं, क्लाइमेट चेंज इससे हो सकता है। ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो जनरली आप कह सकते हैं कि अभी देखेंगे हम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, यू मे हैव रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पर बहुत कॉमन है। अभी हम देखेंगे आगे जाके इफेक्ट्स वगैरह इसके पूरे दिए गए हैं, उसको हम लोग आगे इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर हम देखेंगे स्पेसिफिकली कि एक एक पॉल्यूटेंट से क्या क्या इफेक्ट जो है वो हमें होता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग कुछ यहाँ पर मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स और इनके सोर्सेस के बारे में आज बात कर लेते हैं। 4-5 को लेकर हम आज डिस्कस करेंगे, बाकी इसमें जो है वो थोड़ा सा और वो कल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला दैट इज योर कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये कलरलेस और ओडरलेस गैस है, तो आप पता नहीं लगा सकते कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है,
प्रोड्यूस कैसे होती है? दैट इज प्रोड्यूस बाय द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बन बेस्ड फ्यूल्स इंक्लूडिंग पेट्रोल, डीजल एंड वुड। ठीक है, जो भी हमारे कार्बन बेस्ड फ्यूल्स हैं उनकी इनकम्प्लीट कंबशन या इनकम्प्लीट बर्निंग से, क्योंकि अगर कंप्लीट बर्न हो जाएगी कोई चीज, क्योंकि सीधी सी बात है कार्बन अगर है और कार्बन के साथ अगर बर्निंग में क्या होता है ऑक्सीजन, अगर ये पूरा का पूरा बर्न हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड एज कंपेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड कम हार्मफुल है। ठीक है, अगर इनकम्प्लीट बर्निंग है मतलब ऑक्सीजन की मात्रा अगर प्रेजेंट नहीं है, मतलब पर्याप्त अगर ऑक्सीजन नहीं है, एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा? C+12O2 विल बिकम योर CO, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा नुकसानदायक है। इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कंबशन ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, जैसे कि सिगरेट। सिगरेट से बहुत ज्यादा जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, एंड इट इज वेरी हार्मफुल। ठीक है, बोथ फॉर द एक्टिव एंड इन द पैसिव फॉर्म, यानी कि जो खुद स्मोकिंग कर रहा है उसके लिए तो नुकसानदायक है ही है, साथ में जो उसके आसपास है, ठीक है, यानी कि जिस तक भी उसका धुआं पहुंच रहा है तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। ठीक है, एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग जो है वो दोनों ही नुकसानदायक है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। इससे क्या नुकसान है? इट लोअर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट एंटर्स अवर ब्लड। अब ये एक जो समस्या है, एक इसमें टर्म होता है दैट इज नोन एज योर कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसकी एफिनिटी टुवर्ड्स द हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें कंपेयर टू ऑक्सीजन तो इट इज 200 टाइम्स मोर। ठीक है, एफिनिटी का मतलब है कि इसका जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द हीमोग्लोबिन वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब ऑक्सीजन अगर इसमें हीमोग्लोबिन में होगी तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि अगर एयर में अगर हम ऐसी एयर को ब्रीथ कर रहे हैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है तो ये हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अटैचिंग पावर जो है, ये जो एफिनिटी है वो 200 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, अब अगर हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड है तो फिर हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और इस वजह से क्या है कि जो ऑक्सीजन की अमाउंट है हमारे ब्लड में वो कम हो जाएगी। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और ज्यादा अगर हम एक्सपोज्ड होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से तो ये हमारे रिफ्लेक्सेस को स्लो कर सकता है। ठीक है, और हमें कंफ्यूज कर सकता है और स्लीपी बना सकता है। कंफ्यूज कर सकता है मतलब हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज होती है, ठीक है, उनको थोड़ा सा ये क्या कर सकता है? डिम कर सकता है। ठीक है, और हमें ये स्लीपी बनाता है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये हमें लेथार्जी बनाता है। ठीक है, लेथार्जी बनाता है। ठीक, चलिए इसका अगला देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रिंसिपल ग्रीन हाउस गैस है, एमिटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। ठीक है, इससे भी है, और मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में जो है एज सच पॉल्यूटेंट नहीं है। अगर इसकी मात्रा जो है वो ज्यादा बढ़ती है एक सर्टेन लेवल से, तब हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हैज बिकम अ पॉल्यूटेंट। ठीक, इसके बाद जो अगला है दैट इज योर CFCs। ये एक बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है, बहुत बड़ा कारण है पॉल्यूशन का, दैट इज योर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, These are the gases that are released mainly from air conditioning systems and refrigeration. ठीक है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम और रेफ्रिजरेशन में जो हमारे रेफ्रिजरेंट्स यूज होते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेंट्स, ये बहुत बड़ा एक कारण है रिलीज ऑफ CFCs का। ठीक, अब हालांकि आज की डेट में थोड़ा सा चीजें चेंज हुई हैं, नाउ दीज रेफ्रिजरेंट्स हैव बिकम मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली, लेकिन पहले से जैसे फ्रीऑन यूज होता था, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा CFC था। ठीक है, इसकी वजह से क्या था कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह एनवायरनमेंट में होता था। और CFC का मुख्य प्रॉब्लम क्या है, ये देखिए कि जब इसको एयर में अगर रिलीज किया जाए तो ये स्ट्रेटोस्फेयर तक राइज करता है, इट राइजेस टू द स्ट्रेटोस्फेयर, जहां पर ये कुछ और गैसेस के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है, उनके कांटेक्ट में आता है, और ये ओजोन लेयर को रिड्यूस करता है। ठीक है, दैट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। हमें पता है कि जो ओजोन लेयर है वो हमें सन की अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं उनसे क्या करता है? उनसे बचाता है। ठीक है, जो अर्थ की अल्ट्रावायलेट रेज या फिर जो पराबैंगनी किरणें जिनको कहा जाता है उनसे बचाता है। ठीक है, अब अगर ज्यादा CFCs होंगे तो ये ओजोन लेयर के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, इस बात को समझना है। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, अगर मैं बात करूं तो जो ये क्लोरीन इसमें प्रेजेंट होता है, क्लोरीन, ठीक है, ये क्लोरीन नुकसानदायक है ओजोन के लिए। ठीक है, क्लोरीन जो है वो नुकसानदायक है ओजोन के लिए, तो उसकी वजह से जो है
ओजोन अगर रिड्यूस हो रहा है तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है फिर वो अर्थ में पहुंचेंगे और वो काफी नुकसानदायक है। हालांकि 3 तरीके की अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी। इसमें से कौन सी अर्थ में पहुंचती है, कौन सी नहीं पहुंचती है, कौन सी ज्यादा हार्मफुल है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इसको ये बात समझ जाइए इतना। ठीक है, आगे देखिए, अगला है लेड। लेड जो है इसको हिंदी में बोला जाता है सीसा। ठीक है, ये पेट्रोल डीजल में प्रेजेंट है, लेड बैटरीज में प्रेजेंट है, पेंट्स में प्रेजेंट है, जो हेयर डाई के प्रोडक्ट्स हैं उनमें प्रेजेंट है। और ये जो है बच्चों को इफेक्ट डाल सकता है, ये नर्वस सिस्टम डैमेज करता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स करता है और कुछ केसेस में ये कार्सिनोजेनिक भी है, यानी कि ये कैंसर भी कॉज करता है। ठीक, इसके बाद देखिए यहां पर आ गया ओजोन। काफी इंपॉर्टेंट है ओजोन। ओजोन जो है वो हमारी अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, यानी कि स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट गैस है, इट शील्ड्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। ठीक, लेकिन क्या ये सिर्फ और सिर्फ अपर एटमॉस्फेयर में ही पाया जाता है? नहीं, ये कुछ ग्राउंड लेवल पर भी पाया जाता है। ठीक है, इट इज अ पॉल्यूटेंट विद हाईली टॉक्सिक इफेक्ट्स। व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन एमिशंस। ठीक है, ग्राउंड लेवल पर भी ओजोन का एमिशन होता है। ओजोन मेक्स आवर आईज रिच, इच, बर्न एंड वाटर। ठीक है, यानी कि जो हमारी आईज वगैरह है, आंखें वगैरह हैं, उनमें जलन हो सकती है, बर्निंग सेंसेशंस, इचिंग मतलब खुजली सी हो सकती है और उनमें से पानी निकल सकता है। और ये हमारा जो रेजिस्टेंस टू कोल्ड और निमोनिया है उसको क्या कर सकता है? कम कर सकता है। ठीक, तो ओजोन अगर हम बात करें तो ओजोन भी अपने आप में अगर मतलब देखा जाए, अगर हम इसको अपर एटमॉस्फेयर में बात कर रहे हैं जहां पर ये अल्ट्रावायलेट रेस को क्या कर रही है, अल्ट्रावायलेट रेस को ये प्रोटेक्ट कर रही है, अर्थ पे आने से बचा रही है, तो वहां पर एक तरीके से हम कह सकते हैं ये हम मतलब फायदेमंद है, हमारे लिए सपोर्टिव है। लेकिन अपने आप में अगर देखा जाए तो ओजोन भी एज सच एक पॉल्यूटेंट की तरह ही काम करती है जब ये ग्राउंड लेवल पर प्रेजेंट है तब। ठीक है, और यहां पर मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम दिखाने की कोशिश की है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सन से जो है वो 3 तरीके की अल्ट्रावायलेट रेज निकल रही हैं, दैट इज यूवीसी, यूवीबी और यूवीए। ठीक है, यूवीसी जो है उसको बेसिकली क्या होता है कि ओजोन एंड ऑक्सीजन एब्जॉर्ब ऑल यूवीसी रेज एंड मोस्ट यूवीबी रेज। ठीक है, जो हमारी ओजोन है, क्योंकि ऊपर क्या है कि ओजोन भी है और जो हमारा ऑक्सीजन है वो भी है। ठीक है, तो जो हमारे ओजोन और ऑक्सीजन है वो यूवीसी को पूरी तरीके से, यानी कि सारी की सारी यूवीसी जो है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है और मोस्ट ऑफ द यूवीबी रेज भी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है ओजोन लेयर में। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि जनरली आप लोगों ने सिर्फ यही चीज हो सकता है पढ़ी हो कि यूवी रेज जो है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है ओजोन द्वारा, लेकिन ध्यान रखना है कि वो कौन सी यूवी रेज है। सिर्फ और सिर्फ यूवीसी जो है वो टोटली एब्जॉर्ब होती है और यूवीबी रेज जो है वो काफी हद तक एब्जॉर्ब होती है, लेकिन यूवीए रेज जो है वो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होती है। ठीक है, यही चीज यहां पर लिखी गई है, देखिए, यूवीबी रेज दैट रीच द सरफेस आर प्राइमरी कॉजेज ऑफ सनबर्न एंड स्किन कैंसर। ठीक है, जो सनबर्न वगैरह होता है, जो स्किन कैंसर वगैरह होता है, उसका मुख्य कारण है यूवीबी रेज। ठीक, और यूवीए रेज जो है दे आर नॉट एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर से बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होती है। These rays penetrate deep into the skin and contribute to premature aging and skin cancer और एयर राउंड डैमेज। ठीक है, इससे नुकसान होता है। ठीक है, और ये जो यूवी रेज है उसको कौन ब्लॉक करता है? जो हमारे एवोबेंजीन, जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, ये सिर्फ यूवी रेज को जो है ब्लॉक कर सकते हैं। और बाकी जो यूवी बी रेज की बात है, इनके जो ब्लॉकर्स हैं, यानी कि कहां पर ये ब्लॉक होते हैं, ये जनरली जो आपने देखा होगा सनस्क्रीन्स जो होते हैं, ठीक है, सनस्क्रीन्स लोशन, सनस्क्रीन क्रीम आती है, उनमें इस तरीके के जो यूवी बी ब्लॉकर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और वहां पर भी आप लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सुना होगा, या जो लोग अगर यूज करते हैं, ठीक है, स्पेशली आई डोंट नो कितने बॉयज वगैरह यूज करते हैं, लेकिन गर्ल्स वगैरह जनरली ज्यादा यूज करती हैं एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो मुझे पता है। ठीक है, तो उस पर एक टर्म होता है दैट इज नोन एज एसपीएफ। ठीक है, एसपीएफ 15, एसपीएफ 30। अब आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों को उस चीज का परफेक्ट नॉलेज है कि वो एसपीएफ क्या होता है, वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। ठीक है, एसपीएफ इज नथिंग बट योर सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ठीक है, और एसपीएफ जैसे आपने कभी ऐड भी देखा होगा कि ये सनस्क्रीन लोशन है, इसका एसपीएफ 15 है, विद एसपीएफ 15 विद एसपीएफ 30। तो उसका मतलब क्या है? ठीक है, जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं, एसपीएफ इज नथिंग बट योर सन प्रोटेक्शन फैक्टर। एसपीएफ का मतलब क्या है? अगर आप देखिए, अगर आप सन में बिना कुछ एसपीएफ के जाते हैं, मतलब आप बिना कोई सनस्क्रीन लोशन के जा रहे हैं, ठीक है,
तो क्या होगा कि अगर सन से 100 फोटॉन्स निकल रहे हैं तो आपकी स्किन पे 100 के 100 फोटॉन्स जो है वो एंटर कर जाएंगे। ठीक, अगर आप SPF 15 सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं, 15 का मतलब हो गया कि मतलब जितना भी SPF का नंबर है, ठीक है, SPF अगर मैं बोलूं SPF x इज एनी जनरल नंबर, ठीक, तो ये हमारा क्या करेगा, जो फोटॉन्स हैं उसको 1/x टाइम्स कम कर देगा, 1/x टाइम्स रिड्यूस कर देगा हमारे स्किन में पहुंचने से। जैसे कि अगर हम बात करें SPF 15 की, तो SPF 15 क्या करेगा, अगर अर्थ सन से 100 फोटॉन्स निकल रहे हैं तो वो हमारी स्किन पे कितने पहुंचेंगे, 1/15 टाइम्स, यानी कि 100 का 1/15, तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 7% के आसपास। ठीक है, यानी कि 93% प्रोटेक्शन है और सिर्फ 7 फोटॉन्स जो है वो हमारी स्किन पर पहुंच रहे हैं। सिमिलरली अगर हम SPF 30 की बात करें तो 100 इंटू 1/30 जो है दैट विल बी ब्लॉक। ठीक है, ये 1/30 टाइम्स या 1/x टाइम्स जो है ये ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि लगभग 3 फोटॉन्स जो है वो हमारी स्किन में पहुंचेंगे। ठीक है, 3 फोटॉन्स जो है वो स्किन में पहुंचेंगे, बाकी 97% जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात कर ले SPF 50 की, तो क्या होगा उसमें, SPF 50 में अगर 100 फोटॉन्स आ रहे हैं तो हमें कितनी प्रोटेक्शन होगी, हमें 98% प्रोटेक्शन होगी, 98%। ठीक है, कैसे, क्योंकि 100 इंटू 1/50 आप करेंगे तो दैट विल बिकम 2%, तो सिर्फ और सिर्फ 2% जो है वो हमारे एंटर करेंगे हमारी स्किन में। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ SPF। ठीक है, जिन लोगों को पता है इट इज वेरी गुड, क्योंकि इस तरीके के सवाल भी हो सकता है यूपीएससी कभी कभार आप लोगों से पूछ ले, क्योंकि जनरल इस तरीके के जो सवाल हैं, ठीक है, मतलब ये जो एक जनरल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एक जनरल कंसेप्ट है कि SPF क्या होता है। ठीक है, SPF रिलेटेड टू योर ओजोन कैसे है, मैंने आपको बता दिया अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से, और SPF का जो फैक्टर है वो मैंने आपको यहां पर समझा दिया कि SPF 15, SPF 30, SPF 50 क्या होता है। ठीक, अगर जिन लोगों को पता था ये कंसेप्ट तो वो भी प्लीज मुझे थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताइए, या जिन लोगों को नहीं पता था और जिन लोगों को जान के अच्छा लगा कि हाँ वाकई में अगर हम कोई सनस्क्रीन लोशन या सनस्क्रीन क्रीम यूज करते हैं उसमें लिखा होता है कि SPF 15 है या SPF 30 है, तो अब हम सामने वाले को ये बता सकते हैं कि SPF 15 या SPF 30 क्या है। ठीक है, क्योंकि ये चीजें पता है, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली एक चीज कही जाती है कि ये जो तैयारी है, यूपीएससी की जो तैयारी है उसमें एंड रिजल्ट मैटर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि देखिए तैयारी बहुत सारे लोग करते हैं एंड ओनली द हैंडफुल्स ऑफ द कैंडिडेट्स फाइनली गेट सेलेक्टेड, लेकिन जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये आपकी प्रिपरेशन आपको भले ही IAS या IPS बनाए या ना बनाए, वो एक अलग बात है। ठीक है, हालांकि अगर आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं डेडिकेशन के साथ, तो आप जरूर बनेंगे, लेकिन एक मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप IAS IPS नहीं भी बनते, बट ये एक जो प्रिपरेशन है ये अपने आप में आपकी जो जिंदगी है वो एक काफी अलग मोड़ पे जो है वो ले आएगी। अगर आप 1 आध 2 साल प्रिपरेशन करते हैं और उसके बाद अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं भी होता है, वैसे तो मतलब ऐसा नहीं होगा, हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए, मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए नहीं भी होता है, तो अगर आप अपने आप को एज अ पर्सन या अपने एक नॉलेज लेवल को, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल को अगर आप कंपेयर करेंगे फ्रॉम द टाइम व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपरेशन और फॉर द टाइम व्हेन यू हैव लेफ्ट द प्रिपरेशन, जब आपने प्रिपरेशन छोड़ दिया, आपने पढ़ाई छोड़ दी है, आप देखेंगे कि एज एन इंडिविजुअल आपका जो एक स्तर है, जो एक मेंटल लेवल है, जो एक इंटेलेक्चुअल लेवल है, ठीक है, वो काफी ज्यादा क्या हो चुका है, अब चेंज हो चुका है। ठीक है, और यही तरीके की जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो आप लोग अगर इस तरीके की चीजें सीखते हैं, जो डेली की चीजें हैं, जो आप एक पढ़ने की हैबिट आप लोग डेवलप कर रहे हैं कि यू कैन स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स, एक इमोशनली आप लोग स्ट्रांग हो रहे हैं कि आपको देश दुनिया में इमोशनल लेवल पर क्या चल रहा है, यू आर नॉट वेरी मच कंसर्न विद दैट, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, अपने कंटेंट पर फोकस कर रहे हैं, तो दीज ऑल थिंग्स हेल्प यू ग्रो और हेल्प यू डेवलप इन मेनी डिफरेंट वेज। ठीक है, getting selected into the IAS, getting selected into the IPS is I would say a byproduct of this preparation. ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये उसका बाय प्रोडक्ट है कि वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिसको कहते हैं कि अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो उसका नतीजा तो मिलेगा। ठीक है, उसका नतीजा तो आना ही आना है, बस आप तैयारी जो है, अपनी जो प्रिपरेशन है वो पूरी की पूरी फेथफुलनेस के साथ, पूरी की पूरी निष्ठा के साथ कीजिए, उसका नतीजा तो आएगा, रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं कह रहा हूं कि आप उसमें ये भी जरूर अपने आप को मतलब महसूस करेंगे कि आपका जो एक लेवल है वो वाकई में काफी अच्छा हो चुका है। ठीक है, चलिए फिलहाल थोड़ा सा इसमें आगे देख लेते हैं हम 1-2 चीज और। एक है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी एक जो है पॉल्यूटेंट है।
ये क्या क्रिएट करता है, इट कॉजेज अ स्मोक एंड एसिड रेन। ठीक है, स्मोक में हम लोगों को फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में बात करनी है, फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में हम लोग कल बात करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, ये कहां से प्रोड्यूस होता है, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल्स इंक्लूडिंग पेट्रोल, डीजल एंड कोल। ठीक है, पेट्रोल, डीजल, कोल के जलने से ये आता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये चिल्ड्रन को ससेप्टेबल बना सकता है टू रेस्पिरेटरी डिजीजेज इन विंटर्स। ठीक है, सर्दियों में बच्चों के लिए जो रेस्पिरेटरी डिजीजेज होती हैं उनसे बच्चे जो है मतलब बच्चों को उस तरीके के प्रॉब्लम्स इसमें आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, एसपीएम। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा कि बहुत ही चिंता का विषय है। एक ऐसा पॉल्यूटेंट ये है जो हर साल हमें देखने को मिलता है, और अभी मैं बताता हूं आपको क्या चीज है ये। इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड्स इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ smoke, dust and vapor that can remain suspended for extended periods, and it is also the main source of haze which reduces visibility। ठीक है, कि एयर में जो सॉलिड पार्टिकल्स अगर इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ स्मोक है, डस्ट है, वेपर है, और जो काफी लंबे समय तक एक्सटेंडेड पीरियड्स तक एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है, वही है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। और ये मेन सोर्स है किसका, हेज का। हेज मतलब जो आप कभी कभी देखते हैं कि एक धुंधला सा मौसम हो जाता है, ठीक है, और जिससे क्या होता है, विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। जो लोग दिल्ली एनसीआर के आसपास रहने वाले हैं, अगर हमारे कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली एनसीआर के पास रहते हैं, तो उन लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो लोग इसको लगभग पिछले कुछ सालों से लगभग अक्टूबर नवंबर के महीने के आसपास जो है इसको एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, जब हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है पंजाब हरियाणा का, वहां पर जब फसल की कटाई होती है, उसके बाद वहां पर जब पराली वगैरह जलाई जाती है, ठीक है, तो उसके बाद ये तरीके के जो प्रॉब्लम्स है दिल्ली एनसीआर के रीजन में काफी ज्यादा हो जाते हैं। लास्ट ईयर भी काफी ज्यादा हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि उस समय एक तो थोड़ा सा मतलब सर्दी का मौसम आता है, तो थोड़ा सा फॉग वगैरह भी रहता है, फोटोकेमिकल स्मोक की प्रॉब्लम भी रहती है, और साथ ही साथ ये जो पर्टिकुलर मैटर्स होते हैं वहां पर एसपीएम देखते हैं हम लोग, वैल्यू जो हमारी वैल्यू आती है AQI का जो लेवल होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो वैल्यू दी रहती है, तो वहां पर इस तरीके के पर्टिकुलेट मैटर्स की भी एक वैल्यू दी जाती है, दैट इज PM2.5 और PM10। ठीक है ना, तो वो चीज भी अपने आप में काफी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, इनमें से जो फाइनर पार्टिकल्स होते हैं वो जब हम ब्रीथ करते हैं, यानी कि जब हम सांस लेते हैं, तो हमारे लंग्स में लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने का मतलब है कि रहते हैं, एंड कैन कॉज लंग डैमेज एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो ये हमारे जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, उनको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इससे हो सकती है। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर यह दिखाता हूं कि PM2.5 और PM10 क्या होता है और इसका साइज कितना है। ठीक है, देखिए कंपैरिजन के तौर पर यहां पर क्या दिया गया है, ये जो आपको बड़ा सा दिखाया जा रहा है, दिस इज योर ह्यूमन हेयर। ठीक है, ये एक आदमी का बाल है, आप अपना बाल भी देख सकते हैं कितना पतला होता है, और उसको यहां पर उन्होंने इतना बड़ा दिखाया गया, मतलब एक स्केल को बढ़ाने की कोशिश की गई है। ठीक है, इसका जो साइज होता है एक जनरल है 50 to 70 माइक्रॉन्स। ठीक है, माइक्रॉन्स इज नथिंग बट 10 to the power 6। ठीक, माइक्रोमीटर मतलब 10 to the power 6 मीटर। ठीक है, ये ह्यूमन हेयर है। ये जो नीचे दिखाया गया है ये है एक फाइन बीच सैंड। ठीक है, जो बीच में एक सैंड पार्टिकल पाया जाता है, वो भी फाइन, कोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, उसका साइज होता है लगभग 90 माइक्रॉन्स के आसपास। ठीक, तो इसी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें PM10 इज योर 10 माइक्रोन। ठीक है, जो डस्ट है, पॉलन है, मोल्ड है, एक्सेप्टर, दीज आर योर 10 माइक्रॉन्स इसका डायमीटर होता है। और जो PM2.5 है, जैसे कि जो कंबशन पार्टिकल्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मेटल्स एक्सेट्रा है, दे आर योर PM2.5, यानी कि इनका जो डायमीटर है वो 2.5 माइक्रॉन से कम होता है। इनका 10 माइक्रॉन से कम होता है, इनका 2.5 माइक्रॉन से कम होता है। तो आप समझ सकते हैं कि फाइनर पार्टिकल्स कौन सा होगा, फाइनर विल बी PM2.5। और ज्यादा जो हार्मफुल होता है जब हम इसको इनहेल करते हैं, तो हमारे जो एयर ट्रैक्ट में ज्यादा जा सकता है, दैट इज योर PM2.5। ठीक है, तो ये ज्यादा नुकसानदायक है। तो कभी भी आप जब वैल्यू चेक करते हैं, आप AQI की वैल्यू चेक कीजिएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इस पर आप देखेंगे कि आपको जो और लेवल्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स हैं उनके साथ साथ PM2.5 और PM10 की वैल्यू भी दिखाई जाती है। और ध्यान रखिएगा PM2.5 जो है वो ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि फाइनर पार्टिकल्स होने की वजह से ये हमारे एयर ट्रैक्ट में जब हम एयर ब्रीथ करते हैं तो ज्यादा आसानी से ये अंदर जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये स्केल पूरा एग्जैजरेट करके दिखाया था, बड़ा स्केल करके आप लोगों को दिखाया था, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि PM2.5 PM10 जो है वो क्या है और उनका साइज कितना है लगभग। ठीक है, इसके बाद यहां पर एक जो और दिया गया है पॉल्यूटेंट, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। बाकी इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पॉल्यूटेंट, दैट इज स्मॉग एंड फोटोकेमिकल स्मॉग, इसको हम लोग जो है कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड देखिए, इट इज अ गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बर्निंग कोल
मेनली इन दी थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स में जो कोयला जलाया जाता है वहां से सल्फर डाइऑक्साइड आता है। सम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ पेपर एंड स्मेल्टिंग ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, जहां पर पेपर का उत्पादन होता है, पेपर प्रोडक्शन हो रहा है, स्मेल्टिंग ऑफ मेटल्स होता है, वहां पर भी जो है सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। स्मेल्टिंग ऑफ मेटल्स क्या होता है? ये ऐसी मेटल इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर मेटल्स को उनके ओर से अलग किया जाता है। जैसे कि आयरन अगर स्मेल्टिंग हो रही है तो आयरन ओर को, ठीक है, आयरन को अगर आयरन ओर से अलग किया जाएगा तो दैट इज इन दी स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, हम लोगों ने कुछ इस तरीके के क्यूपोला फर्नेस वगैरह, अगर आप लोगों में से किसी ने नाम सुना है क्यूपोला फर्नेस, तो वहां पर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन की जाती है और आयरन ओर से आयरन को अलग किया जाता है, तो वहां पर भी सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बनता है। इसके बाद ये स्मोक और एसिड रेन का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, यानी कि इससे क्या होता है कि एसिड रेन और स्मोक हो सकता है और सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये लंग डिजीजेस कर सकता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप ये बात ध्यान रखिए कि जितने भी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं ये सारे के सारे लंग डिजीज तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, फेफड़े की बीमारियां तो ये सब करेंगे क्योंकि एयर में है और एयर को हम ब्रीथ कर रहे हैं, तो सबसे पहले कहां जाएगी? हमारे फेफड़ों में जाएगी और फेफड़ों में जाने की वजह से जो है वो प्रॉब्लम इस तरीके की होगी। ठीक है, तो आज इसको इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को कंसेप्ट्स वगैरह जो है वो अच्छे से समझ में आ रहे हैं। जो चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको फिगर वगैरह की हेल्प से, जैसे कि यूवी रेज वगैरह को देखे मैंने आपको बताया, एसपीएफ का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया। ठीक है, PM 2.5 PM 10 क्या होता है ये मैंने आपको बताया। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। कल के लेक्चर में हम लोग इसी से संबंधित कुछ और, जैसे कि स्मोक है, फोटोकेमिकल स्मोक को लेकर है, फ्लाई ऐश वगैरह है, वो क्या होती है उसको लेकर हम लोग कल के लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन करके आप वहां पर पूछ सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल रहे हैं, साथ ही चैप्टर वाइज नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और क्विजेस भी चैप्टर वाइज आपको वहां पर बहुत जल्द प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो वीडियोस के थ्रू आप लोग पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं कंसेप्ट्स, नोट्स के थ्रू आप लोग क्विकली रिवाइज कर सकते हैं और क्विजेस के थ्रू आप लोग अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को एसेस कर सकते हैं। कोर्स परचेस करने संबंधी अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9498086380। बाकी अगर आप हमसे कोई भी और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें या बताना चाहें, आपको कोई भी डाउट है तो वो आप हमारे ईमेल आईडी के थ्रू हमसे क्लियर कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।